नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कल से हमने आपकी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की जो इतिहास वाला पार्ट है, जैसे भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2 है, उसके अंदर पहला पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू कर दिया। कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसे देखिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति और उसके राष्ट्र के विचार। देखो, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। यानी यह आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू होती है? 1789 में। यानी प्रश्न आ जाए फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, तो 1789 में। यह आपको ध्यान रखना है। मतलब एबीसीडी में भी आ सकता है और छोटा प्रश्न भी आ सकता है। जैसे कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी 1789 में क्या था? फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण यानी पूरे भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश की मैंने परिभाषा आपको कल बता दी थी, जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी जो अपनी मनमर्जी का शासन करता है उसे निरंकुश कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी फ्रांसीसी जब क्रांति होती है तो जो राज्य की प्रभुसत्ता थी, जो पहले राजतंत्र यानी राजा के हाथ में थी, वो वहां से किसके हाथ में चली गई? फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में, यानी जनता के हाथ में चली गई। अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वह इसकी नियति तय करेगी। यानी अब जो है क्रांति के बाद लोग राष्ट्र का गठन करेंगे और उसकी भाग्य को तय करेंगे, यानी उसकी संविधान या जो भी नियम है लोगों द्वारा बनाए जाएंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। यानी शुरुआत में जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीस के जो लोग थे एक सामूहिक उनकी पहचान हो उसके। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार को बदल दिया। यानी पितृभूमि यानी ये हमारी पितृभूमि है, मतलब फ्रांस को पितृभूमि कहा, और नागरिक ऐसे विचारों द्वारा संयुक्त समुदाय था उसके विचारों को बदल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। यानी सभी को एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार मिले। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, द ट्राइकुलर यानी तीन रंगों का झंडा, तिरंगा जिसे चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज, जो पहले राजा का ध्वज था, उसकी जगह ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। ये जो स्टेट का जनरल था उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी उसका नाम क्या? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, यानी जो नई रचनाएं, स्तुतियाँ मतलब पहले जो राजा के प्रति थी, अब वो राष्ट्र के प्रति थी। नई शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान भी हुआ, और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, यानी राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की। यानी केंद्रीय प्रशासनिक मतलब जहाँ से पूरे राष्ट्र का केंद्रीय प्रशासन हो उसके, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात और निर्यात जो शुल्क था उसे समाप्त कर दिया। भारत तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और क्षेत्रीय बोलियां जो थी उनको हतोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी फ्रेंच को ही उसकी राष्ट्रभाषा बनाया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या लक्ष्य था? कि जितने भी यूरोप के और देश हैं उनको निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के अलग अलग शहरों में होती है तो छात्र और जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसके अन्य सदस्य जेकोबिन क्लबों की जो है स्थापना करने लगते हैं। यानी जो फ्रांस की घटनाओं की जब यूरोप को पता चलता है तो अलग अलग जो है जितने भी छात्र होते हैं और शिक्षित मध्यम वर्ग होता है, अन्य सदस्य होते हैं, वो जेकोबिन क्लब की स्थापना करने लगते हैं। उनकी गतिविधि और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। जो उनकी गतिविधि अभियान थे उसके लिए फ्रेंच सेनाओं को रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी। कौन? फ्रेंच सेनाएं। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने एक ऐसे सुधार की शुरुआत की जिन्होंने फ्रांस में पहले आरंभ किया जा सकता था। यानी नेपोलियन के क्षेत्र में, नियंत्रण में जितना भी क्षेत्र आया, उसने ऐसे सुधारों की शुरुआत की जो फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा सकता था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने वापस राजतंत्र लाकर जो प्रजातंत्र था उसको नष्ट किया था।
मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, यानी जो प्रशासनिक क्षेत्र थे उसमें उसने जो आपके क्रांतिकारी सिद्धांत थे उनको मिलाया था, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आम तौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, यानी 1804 की जो नागरिक संहिता है ना, इसको कहा जाता है नेपोलियन संहिता, ठीक है, में जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित भी बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन सभी क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोली ने प्रशासनिक विवादों को और सरल बनाया। सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। किसानों को जो भू दासत्व यानी जमीन का दासत्व था और जागीरदारी शुल्क उनसे मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की जो श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को उसने सुधारा। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों नई नई मिलाई आजादी की। उद्योगपति और खासतौर पर सामान्य लघु उत्पादक छोटे जो व्यापारी थे वो एक समान कानून, मानक भार तथा नाप के एक राष्ट्र मुद्रा से 1 लाख से दूसरे इलाके में आसानी से अपनी वस्तुओं और पूंजी का आवागमन में सहूलियत भी हो गई। लेकिन जीते हुए मुल्क में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन की प्रतिक्रिया थी, मिली जुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड, एक ऐसी शहर जैसे ब्रेसलेस, मेज, मिलान और वराना में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्र तोहफा देने वाले ने स्वागत किया। मगर शुरुआत उत्साह शीघ्र दुश्मनी में बदलने लगा। साफ होने लगा कि नई जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए जो कर है, सेंसरशिप मतलब प्रेस पर प्रतिबंध है, बाकी यूरोप को जितने भी फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक प्रयोग में लाए और वही फायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान होने लगे, ठीक है। तो ये आज हमने फ्रांसीसी क्रांति और उसके राष्ट्र के विचारों को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और वीडियो लाएंगे। तो यह थी आज की क्लास। आपको क्लास की क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई क्लास तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस बनाए साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।